अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, अगेन रूस और उसके साथ इज़राइल, इनकी चपकलश काफ़ी अरसे से चल रही है और रिसेंटली जब गज़ा वाला मामला हुआ तो इसमें बाकायदा रूस की जानिब से धमकी दी गई कि अगर इज़राइल बाज ना आया तो हम वहाँ पर फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय कर देंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि इस वक्त इज़राइल के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है और 12 साल के बाद, हवा में बात नहीं, 12 साल के बाद नेतन्याहू जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उससे हाथ धोने जा रहे हैं और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आर्मी चीफ जो है इजराइल के, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया था और मेरे ख्याल में ये एडमिशन थी, ये एक गिल्ट था, अपने आप को गिल्टी साबित किया इतना बड़ा बयान दे के। और इसके ऊपर अभी तक पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पर बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं उनको इसके ऊपर शोर मचाते हुए उनके गले जो है वो ख़राब हो जाने चाहिए थे कि आर्मी चीफ जो इजराइल के हैं उनकी जानिब से जो बिल्डिंग्स के ऊपर हमले किए गए और गज़ा के अंदर जब एक बिल्डिंग जहाँ पर अल जज़ीरा का और AP का एसोसिएटेड प्रेस का ऑफिस था उसको धमाके से उड़ा दिया गया, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं। ये तमाम था जो उन्होंने बयान दिया। इसके साथ एक दो और चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा ईस्ट यरूशलेम में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, इसी से चले आगाज़ कर लेते हैं। ईस्ट यरूशलेम के अंदर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सफारत खाना जो था फ़लस्तीन का जो एरिया था वेस्ट बैंक में, वहाँ पर जो था ईस्ट यरूशलेम में, उसको बंद कर दिया और ये सफारत खाना इस चीज़ की निशानी था कि फ़लस्तीन एज एन स्टेट उसको राइट है कि वो अपने अलग मुल्क के लिए जिदोजहद करे और ये एक्नॉलेज करने के लिए अमेरिका ने अपना सफारत खाना वहाँ पर बनाया हुआ। साथ में इज़राइल के अंदर भी उनका था, लेकिन यह है कि दो तरफ, मतलब कि दो स्टेट्स के अंदर। लेकिन जब ये क्लोज किया गया तो इसका मतलब ये था कि सफारत खाना इज़राइल के लिए या फ़लस्तीन के लिए वो एक ही होगा जो कि कंट्रोल में होगा इज़राइल के। तो सारी बात है, इंडिपेंडेंटली वो सफारत खाना कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। कोई भी कदम उठाता तो वो इज़राइल की फेवर में होता और फ़लस्तीनी जो है उनके अगेंस्ट होता। तो जो बाइडन ने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था और ऐसे कह लें अपना गिल्ट था, जिस तरह इन्होंने गज़ा में इज़राइल की हमायत की, तो उस गिल्ट को छुपाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया जिसमें एक मैसेज दिया गया इज़राइल को, भाई आप कंट्रोल में रहकर कुछ भी करें, ज़्यादा हम आपको खुली छूट नहीं दे सकते। तो इसकी इज़राइल की जानिब से मुखालफत की गई है। उन्होंने कहा जी ये रीओपन नहीं होना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरह की उन्होंने बातें करनी होती है उन्होंने की। बहरहाल इससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँची है। अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में जो सफारत खाना है, जो सफ़ीर हैं इज़राइल के, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर जो है वो तनकीद की गई है और इसकी मुखालफत की गई है। दूसरी जानिब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया। आर्मी चीफ है, इनका नाम है जी, इन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया चैनल 12 जो है। चैनल 12 जो एक बड़ा लीडिंग चैनल है इज़राइल के अंदर, इसको इंटरव्यू दिया गया। इसमें इनसे जब पूछा गया कि आपने आज़ादी इजहार राय जिसके बेस के ऊपर पूरा जो है मगरबी मुआशरा खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने एक मीडिया हाउस को आपने उड़ा के रख दिया, दो मीडिया हाउसेस, अल जज़ीरा का और AP का आपने उड़ा के रख दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत नहीं किया, ये अगर दोबारा करना पड़ता तो ऐसा हम करते। क्यों? क्योंकि AP के जो रिपोर्टर हैं, AP के जो वर्कर हैं, एसोसिएटेड प्रेस जो है उसके वर्कर जो हैं, वो हमास के लोगों के साथ कॉफ़ी वगैरह पिया करते थे और डेली बेसिस पे ऐसा करते थे। उन्होंने कहा हमें पता था यहाँ से जो है हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाना था हमास ने, तो हमने इससे पहले वो एक्शन लेते हमने ये बिल्डिंग ही उड़ा के रख दी। ये गज़ा के अंदर अल जला टावर था जहाँ पर ये तमाम तर जो ये एक्टिविटी की गई। उन्होंने कहा जी हमें इस चीज़ के ऊपर ज़रा सा भी अफसोस नहीं। ये लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये खुले दिल से उन्होंने ओपनली इसको एडमिट किया था और कहा था कि हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल अफसोस नहीं है। अब इसके ऊपर सारी बात है, दूसरी साइड का मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आया। इसमें AP की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि हमारा कोई भी रिपोर्टर, कोई भी वर्कर कभी भी हमास के साथ नहीं देखा गया।
साथ में अल जज़ीरा का जो वहाँ पर नुमाइंदा था, उसने कहा मुझे 12 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, मैंने आज तक कोई इस तरह की मशकूक हरकत नहीं देखी जिससे पता लगता हो कि हमास या हमास के लोग जो हैं या वैसे कोई फैसिलिटेटर वहाँ पर बैठकर हमास के लिए काम कर रहा है। और साथ में एपी की जानिब से कहा गया कि ये जो दावा किया जा रहा है कि साथ में बैठ के कॉफ़ियाँ पीते हैं, तो यहाँ पर जिस कैफेटेरिया की या जिस जगह की ये बात करें, ऐसी इस तरह की जगह तो वहाँ पर है ही नहीं। तो मतलब यह है कि सीधा सीधा झूठ बोला गया। अब इसके ऊपर जी सफाइयाँ दी जा रही हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनकी जानिब से आके कहा गया जी इसके ऊपर जो है हमें वो उन्होंने कैटेगोरिकली बात नहीं की थी, वो जनरलाइज करके बात की थी और इसका मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो उस तरह की सफाइयाँ उन्होंने देना शुरू की हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो है कुछ ममालिक के अंदर इस चीज़ को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है शोर मचाया जा रहा है, लेकिन अगेन ये है कि कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन जी दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो अहम इजराइल के अंदर चल रहा है 12 साल के बाद, ये इंतहाई, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं सॉरी टू से, लेकिन यह है कि आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के शातिरपन आसिफ अली जरदारी के अंदर था या है, उसी तरह का शातिर किस्म का बंदा जो है, या कह लें कि दूर अंदेशी रखने वाला या असल सियासतदान, चालाक सियासतदान, वो नेतन्याहू। इसके अलावा कोई उस तरह की जो कि इजराइल के, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी मुस्लिम के या फ़लस्तीनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट वे में कोई सर्व कर सकता था या किसी ने किया है तो वो नेतन्याहू ने किया है। तो अब 12 साल जो इक़्तिदार है वो ख़त्म होने का है। वो इस तरह से कि 1 महीने का 28 दिन का टाइम था कि ये गवर्नमेंट बना लेते, क्योंकि इनकी जमात मेजॉरिटी में थी, तकरीबन 29 के करीब इन्होंने सीटें ली, 61 के करीब सीटें चाहिए थी। ऑफकोर्स उसके लिए कोलिशन गवर्नमेंट बननी थी। तो इन्होंने इनको जब मौका दिया, सदर ने इनको टास्क दिया कि आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं, ये ना बना सके। जब इनको लगा कि आप दूसरी जमातें बनाने जा रही हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को सेंटीमेंट, जो फार लेफ्ट की जो जमातें थी जो कि दूसरी अपोजिशन के पास थी, इन्होंने उनको अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने गजा के ऊपर हमला कर दिया। और रिसेंटली जो इनके साबिका डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अपने गेन के लिए नेतन्याहू ने इतना कुछ किया कि पूरी जो कौम है, पूरा जो मुल्क है, उसको स्टेक पे लगा दिया। पूरी दुनिया इस वक्त गालियां दे रही है इजराइल को, तो ये इस तरह की तनकीद की जा रही है। तो मकसद ये था कि वहाँ पर एक तो हमास को इलेक्शन जीतने से रोका जाए, और दूसरा ये था कि एक जो फार लेफ्टिस्ट वहाँ पर जो जमातें हैं, जो लोग हैं, उनकी सिंपथी हासिल की जाए। उनको बोला जाए देखें नहीं, जो आप मुतालबा करते थे वो मैंने आपके लिए कर दिया, अब आएँ और हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन फिर हुआ ये कि यहाँ पर जो नफ्ताली बेनेट हैं, इन्होंने पहले वादा किया था कि मैं नेतन्याहू के साथ बनाऊंगा, लेकिन जब पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, पूरी दुनिया मुखालिफ हुई, अमेरिका ने भी थोड़ा सा बैक पे गया, सारा जो है वेट जो है वो इजराइल के तरफ से निकल के दूसरी तरफ चला गया हमास के पास गजा में, तो तब जो है इन्होंने पांसा पलटा और इन्होंने कहा जी मैं अलग से मिलकर दूसरी जमातों के साथ जो गिडियन सार हैं उनके साथ मिलकर जो है वो मैं कोलिशन गवर्नमेंट बनाऊंगा। और जब इन्होंने ऐलान किया उसके फौरी बाद मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर चीज़ें फाइनल है, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर ही डेडलाइन ख़त्म होगी। अगर तब भी ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाएगा मामला। तो अब ये कोशिश करें कि इकट्ठे से अब यहाँ पर जो है नेतन्याहू को हाथ मुँह पड़े हैं, उन्होंने जी ऑफर करवाई, उन्होंने कहा जी आप मेरे पास आए, मेरे साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, मैं आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दूंगा और पहले की तरह नहीं करूंगा कि पहले अपने जो है 2 साल मुकम्मल कर लिए, अगले 2 साल की बारी आई तो गवर्नमेंट जो है वो असेंबलियाँ जिस तरह कह रहे हैं कि वो असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें। उन्होंने कहा जी पहले 2 साल आप प्राइम मिनिस्टर बने, ये नफ्ताली बेनेट को कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद मैं बन जाऊँ। लेकिन यह है कि उन्होंने सीधा सीधा और चिट्टा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको आजमा लिया, अब आपके साथ तो मिलकर हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब पॉसिबिलिटी है 1 या 2 दिन में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि जिसमें अपोजिशन गवर्नमेंट बनाएगी, नेतन्याहू जो है वो सीन से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएंगे और जितनी इनके खिलाफ आवाम हो चुकी है, इसके अलावा और भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के, और भी सारी चीज़ें हैं, और सबसे बढ़कर वॉर क्राइम के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर आईसीसी जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। यूएन के ह्यूमन राइट्स की जानिब से भी जो चीफ है उनकी जानिब से भी बयान दिया गया कि वॉर क्राइम्स के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
तो जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो फिर ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होगा, ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इनको जो है आलमी कवानीन के तहत जो है इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, इजराइल जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आखिर में पकड़ में जो है वो नेतन्याहू आने वाला। तो इस वक्त बहुत जिस तरह कहते हैं कि मामला टाइट हुए हैं नेतन्याहू के लिए, और इजराइल को नया लीडर मिलेगा। और ये बहरहाल खुश होने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर गिडियन सार के ऊपर मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ कि ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब कि ये थोड़ा सा दरमियाने लेवल का या थोड़ा सा सियासत को लेकर चलने वाला बंदा था नेतन्याहू। लेकिन गिडियन सार जो है ये जो फार लेफ्टिस्ट जमाते हैं कि उनके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये ग्रेटर इजराइल की हमायत करने वाला बंदा है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है और कौन नहीं बनता, नेतन्याहू रहते हैं या घर चले जाते हैं। ये कुछ ही दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।